आज के लेक्चर में हम ये चर्चा करेंगे कि किसी भी नाभिक का आकार या उसकी त्रिज्या किस प्रकार ज्ञात की जाती है। तो अलग अलग साइंटिस्टों ने अपने अलग अलग तरीके से नाभिक की त्रिज्या को ज्ञात करने के प्रयास किए गए। कुछ वैज्ञानिकों ने नाभिक से इलेक्ट्रॉनों का प्रकीर्णन कराया, तीव्र गति इलेक्ट्रॉनों का प्रकीर्णन करा के त्रिज्या ज्ञात की। कुछ उनने अल्फा कणों, उस नाभिक से उत्सर्जित अल्फा कणों की अर्ध आयु और उनके ऊर्जा ज्ञात करके त्रिज्या ज्ञात करने का प्रयास किया। कुछ वैज्ञानिकों ने नाभिक से तीव्र न्यूट्रॉनों के प्रकीर्णन कराकर त्रिज्या ज्ञात करने का प्रयास किया। तो अनेकों प्रयोग किए गए, लेकिन सभी से जो निष्कर्ष निकला वो ये निष्कर्ष निकला कि जितने भी नाभिक हैं उनका आकार लगभग गोलीय होता है, यानी गोल नाभिक लगभग गोल, एग्जैक्टली नहीं, लगभग गोल होते हैं। कुछ नाभिक एग्जैक्टली भी गोल होते हैं। और ये भी पता लगाया गया सभी प्रयोगों से कि जो नाभिक की त्रिज्या है वो द्रव्यमान संख्या की घात 1/3 के समानुपाती होती है। सभी प्रयोगों से यही निष्कर्ष निकला कि जो नाभिक की त्रिज्या है वो द्रव्यमान संख्या की घात पावर 1/3 के समानुपाती होती है। इस सूत्र को हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, त्रिज्या, नाभिक की त्रिज्या r इज इक्वल टू r0 a⁻⁴। यहाँ r0 एक कांस्टेंट है और इसकी जो वैल्यू है वो वेरी करती है 1.2 से 1.5 फर्मी, या 1.2 से 1.5 इंटू 10⁻⁻15 मीटर। ये 10⁻⁻15 मीटर है। इसको एक फर्मी बोला जाता है। फर्मी दूरी का मात्रक है। शॉर्ट रेंज जो दूरियां होती हैं उनको फर्मी में नापते हैं। तो ये जो वेरिएशन है ये इसी वजह से, क्योंकि अलग अलग वैज्ञानिकों ने अपने अलग अलग प्रयोग किए, तो उस वजह से आर जो कांस्टेंट है उसकी हम कोई फिक्स वैल्यू नहीं होती, ये इसमें एक वेरिएशन आता है। ठीक है, अब ये चीज़ यहाँ लिखी, चूंकि नाभिक की त्रिज्या ज्ञात करने के लिए विभिन्न प्रायोगिक मापन किए गए, जैसे ऊपर विधियां दी हुई हैं, इस कारण r0 का मान एक निश्चित मान नहीं होता है। ठीक है, इसके अलावा जो हमने अल्फा कण प्रकीर्णन का सूत्र निकाला था, उसके आधार पर कैसे हम त्रिज्या निकालेंगे नाभिक की, उसको डिस्कस करेंगे। नाभिक का आकार, यानी आकार मतलब उसकी त्रिज्या। तो रदरफोर्ड स्कैटरिंग में हमने एक फॉर्मूला निकाला था। आप रदरफोर्ड स्कैटरिंग वाला चैप्टर निकालें और उसमें जो मैंने नोट्स दिए थे उनमें ये फॉर्मूला देखे, 2b/k cot θ/2। b क्या है, आप k तो कांस्टेंट है, b इम्पैक्ट पैरामीटर है, टक्कर प्राचाल, नाभिक और अल्फा कण के बीच की न्यूनतम दूरी, और थीटा है प्रकीर्णन कोण। तो इस सूत्र से ये स्पष्ट है कि अगर इम्पैक्ट पैरामीटर b होगा तो प्रकीर्णन कोण थीटा होगा, और जैसे जैसे b कम होगा थीटा का मान बढ़ता चला जाएगा। ठीक है ना, इम्पैक्ट पैरामीटर जैसे जैसे कम होता जाएगा प्रकीर्णन कोण का मान बढ़ता चला जाएगा, और जब इम्पैक्ट पैरामीटर 0 हो जाएगा उस समय जो प्रकीर्णन कोण है हमारा वो 180 डिग्री, यानी अल्फा कण जाएगा और नाभिक से टकराकर सीधा उसी रास्ते से वापस आ जाएगा। मैक्सिमम प्रकीर्णन कोण होगा 180 डिग्री। ठीक है ना, तो ये चीज़ मैंने लिखी है। अल्फा कण तथा नाभिक के बीच की न्यूनतम दूरी भी है, यानी टक्कर प्रचाल बोलते हैं। थीटा प्रकीर्णन कोण, दोनों जो प्रकीर्णन कोण है वो इम्पैक्ट पैरामीटर पर निर्भर करता है, टक्कर प्रचाल पर। बी का मान बदल देंगे तो प्रकीर्णन कोण भी बदल जाएगा। बी का मान बढ़ाते जाएंगे, प्रकीर्णन थीटा का मान कम होता जाएगा, बी का मान कम करते जाएंगे, थीटा का मान बढ़ता जाएगा। यह दूरी यानी b प्रकीर्णन कोण के बढ़ने के साथ साथ घटती है। थीटा का मान जैसे जैसे बढ़ेगा, प्रकीर्णन कोण का मैक्सिमम मान कितना हो सकता है। अगर कण मान लीजिए यहाँ नाभिक है और अल्फा कण इधर से आ रहा है, अगर सीधा निकल गया
तो प्रकीर्णन कोण 0, और जैसे जैसे प्रकीर्णन कोण बढ़ता जाएगा और मैक्सिमम प्रकीर्णन कोण कब होगा, जब कण जिस रास्ते से आया है और नाभिक से प्रकीर्णित होकर उसी रास्ते पर वापस चला जाए, तो ये 180 डिग्री का प्रकीर्णन कोण हो जाएगा। ठीक है, तो वो तभी होगा जब इफेक्ट पैरामीटर हमारा 0 होगा। सीधा अल्फा कण हेड ऑन कोलिजन करेगा नाभिक से, सीधी टक्कर करेगा। ठीक है, अगर हम अल्फा कणों की अब ऊर्जा हम बढ़ाते चले जाएं तो क्या होगा, और इम्पैक्ट पैरामीटर या टक्कर प्राचाल को हम 0 ले लें। 0 का मतलब सीधे टक्कर कराए नाभिक से। एक तो ये होगा कि अल्फा कण यहाँ से गुजर जाए, दूर से गुजर जाए, प्रकीर्णन हो जाए, तो उसमें टक्कर प्राचाल का कुछ न कुछ मान होगा, 0 नहीं होगा। लेकिन अल्फा कण को सीधे नाभिक से टकराए तो टक्कर प्राचाल का मान या बी का मान 0 होगा। तो ऐसी स्थिति में ये देखा गया कि अगर अल्फा कण की ऊर्जा, गतिज ऊर्जा 8 या 9 MeV भी कर दें हम, तो भी जिस ऊर्जा का, गतिज ऊर्जा का अल्फा कण नाभिक से पास प्रकीर्णित कराया, नाभिक से टक्कर कराई थी हमने, उसी गतिज ऊर्जा का कण हमारे पास वापस मिल गया। यानी कूलम के नियम का पालन हो रहा है यहाँ पर। जिस ऊर्जा का भेज रहे हैं हम कण, उसी ऊर्जा का कण वापस अगर हमें मिल जाए तो इसका मतलब कूलम के नियम का पालन हो रहा है। तो 8-9 MeV वाले अल्फा कण, गतिज ऊर्जा वाले अल्फा कण भी कूलम के नियम का पालन करते हैं। यानी जिस ऊर्जा का हमने अल्फा कण भेजा था टकराने के लिए, उसी ऊर्जा का कण प्रकीर्णित होकर वापस आ गया। कूलम का नियम भंग तब होता है जब ये जो अल्फा कण जा रहा है, अल्फा कण में क्या होता है, 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन, तो दोनों न्यूक्लियन है, और नाभिक में भी प्रोटॉन न्यूट्रॉन है। जब ये अल्फा कण के प्रोटॉन न्यूट्रॉन नाभिक के प्रोटॉन न्यूट्रॉन के नज़दीक आएंगे, तो जितने नज़दीक आ जाए कि उनमें नाभिकीय बल लगने लगेगा। नाभिकीय बल तब लगेगा, नाभिकीय बल की जो परास होती है वो बहुत कम होती है। तो जैसे ही इसके प्रोटॉन न्यूट्रॉन के पास नज़दीक पहुंचेंगे, तब नाभिकीय बल यहाँ पर लगेगा। नाभिकीय बल जब लगना शुरू हो जाएगा, जिस ऊर्जा पर अल्फा कणों की जिस गतिज ऊर्जा पर नाभिकीय बल लगना शुरू हो जाए, तो जब प्रकीर्णित होकर अल्फा कण वापस आएगा, उसकी वह गतिज ऊर्जा नहीं होगी जिससे हमने भेजा था उसको। तो यहीं पर ये कूलम नियम का भंग हो जाता है हमारा। जैसे ही नाभिकीय बल लगना प्रारंभ होगा, कूलम नियम का भंग होना शुरू हो जाएगा। यानी उस ऊर्जा का वापस कण हमें नहीं मिलेगा, गतिज ऊर्जा का, जिस ऊर्जा का हमने अल्फा कण भेजा था। तो हम अल्फा कण की गतिज ऊर्जा तब तक बढ़ाते रहते हैं जब तक कि कूलम का नियम भंग होना शुरू नहीं। जैसे ही भंग होना शुरू हो जाता है, तो वो दूरी नाभिक से अल्फा कण की, वो दूरी जहां पर कूलम का नियम भंग हो गया, उस दूरी को हम नाभिक की त्रिज्या मान लेते, क्योंकि वहां पर नाभिकीय बल लगना प्रारंभ हो गया। तो उस दूरी को हम क्या मानते हैं, नाभिकीय बल की, नाभिक की त्रिज्या। तो 8-9 MeV तक तो कूलम के नियम का पालन होता है। यदि टक्कर प्रचाल का मान 0 रखते हुए भी इस ऊर्जा पर अल्फा कण नाभिक की सतह पर पहुंचते हैं, पूर्व की, तो परावर्तित होकर पुनः उसी ऊर्जा के कण हमें प्राप्त हो जाते हैं। ठीक है, यदि टक्कर प्रचाल का मान 0 रखकर अल्फा कण की गतिज ऊर्जा को कूलम के नियम के भंग होने तक बढ़ाया जाए, तो इस स्थिति में माना जा सकता है कि अल्फा कण नाभिक की सतह पर पहुंच गया है। यानी धीरे धीरे हम ऊर्जा बढ़ाएंगे। पहले कुछ ऊर्जा दी, अल्फा कण प्रकीर्णित होकर आया, उसी ऊर्जा का आ गया, इसका मतलब अल्फा कण का कूलम नियम का पालन हो रहा है। फिर थोड़ी ऊर्जा बढ़ा दी, बढ़ाते गए ऊर्जा। जैसे ही प्रकीर्णित अल्फा कण की गतिज ऊर्जा कम हो जाती है, पुरानी जिस ऊर्जा से भेजा था उस ऊर्जा का नहीं प्राप्त होता है, हम समझ लेते हैं कि नाभिक की सतह प्रारंभ हो गई और कूलम के नियम भंग हो गया, नाभिकीय बल अपना कार्य करना प्रारंभ कर दिया। तो उस जिस डिस्टेंस तक अल्फा कण नाभिक के नज़दीक पहुंचा था, उस डिस्टेंस को हम नाभिक की त्रिज्या मान लेते हैं। तो जैसे ही अल्फा कण पर नाभिकीय बल कार्य करने लगता है, नाभिक तथा अल्फा कण के मध्य कूलम का नियम वैध नहीं रहता, यानी कूलम का नियम भंग हो जाता है। जिस ऊर्जा का हमने अल्फा कण भेजा था, वापस प्रकीर्णित होकर जब आया तो उसकी ऊर्जा वो नहीं थी जिससे हमने भेजा था, तो इसका मतलब कूलम का नियम
भंग हो गया। तो जिस दूरी पर यह घटना होती है उस दूरी को हम नाभिक की त्रिज्या मान लेते हैं। तो नाभिक से वह अधिकतम दूरी जिस पर यह घटना होती है उसे हम नाभिक की त्रिज्या की माप मान सकते हैं। अब मान लीजिए हमने हाफ mv² गतिज ऊर्जा का अल्फा कण भेजा था और इस ऊर्जा पर कूलम का नियम भंग होना प्रारंभ हो गया। तो अल्फा कण की गतिज ऊर्जा हाफ mv² नाभिक के नजदीक जब पहुंच जाएगा, मान लो 8 दूरी तक वो पहुंचा, तो वहां पर इसकी सारी की सारी गतिज ऊर्जा स्थितिज ऊर्जा में बदल जाएगी। मान लीजिए नाभिक का आवेश है Ze और अल्फा कण का आवेश कितना होता है 2e, दो उसमें 2 प्रोटॉन होते हैं 2e। तो जो कूलम बल लगे, कूलम बल के अकॉर्डिंग जो स्थितिज ऊर्जा बनेगी Q1 Q2 अपॉन 4πε/r। तो किस दूरी पर कूलम का नियम भंग होना प्रारंभ किया है, r दूरी पर। तो r दूरी पर संपूर्ण गतिज ऊर्जा स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तित हो जाएगी। तो इस सूत्र से r की वैल्यू आती है, r को इधर ले आओ, हाफ mv² को नीचे ले आओ तो 2 ऊपर चला जाएगा, तो 1/4ε0 2 ऊपर जाएगा तो 4ze² अपॉन mv²। अगर हाफ को वापस नीचे ले आए तो ये हाफ mv² अल्फा कण की गतिज ऊर्जा हो गई। तो सूत्र बन जाएगा नाभिक की त्रिज्या r बराबर 1/4πε0 2ze² अपॉन काइनेटिक एनर्जी ऑफ दी अल्फा पार्टिकल। अब अगर हम एक ग्राफ खींचें अल्फा कण की नाभिक से दूरी और उसकी स्थितिज ऊर्जा में, तो ग्राफ इस तरह का आता है। वाई एक्सिस पर हमने अल्फा कण की स्थितिज ऊर्जा ले ली, एक्स एक्सिस पर नाभिक से उसकी दूरी ले ली। ये नाभिक का सेंटर है, ये सेंटर है और ये उसकी सतह है, नाभिक की त्रिज्या। तो जब अल्फा कण दूर है तो उसमें उसकी जो ऊर्जा होगी सभी की सभी गतिज ऊर्जा होगी और उसकी स्थितिज ऊर्जा 0 होगी। जैसे जैसे नाभिक अल्फा कण नाभिक के नज़दीक आता है उसकी गतिज, क्योंकि नाभिक पॉजिटिवली चार्ज है, अल्फा कण भी पॉजिटिवली चार्ज है, तो दोनों के बीच प्रतिकर्षण बल लगेगा। प्रतिकर्षण बल की वजह से गतिज ऊर्जा कम होती जाएगी और स्थितिज ऊर्जा बढ़ती चली जाएगी और नाभिक की सतह पर जाकर अल्फा कण रुक जाएगा। तो संपूर्ण उसकी गतिज ऊर्जा स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तित हो जाएगी। तो जहाँ जिस स्थान पर नाभिकीय बल कार्य करने लग गए और उस स्थान पर संपूर्ण गतिज ऊर्जा उसकी स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तित हो गई। तो यहाँ पर वही किया हमने, संपूर्ण गतिज ऊर्जा बराबर r दूरी पर त्रिज्या पर संपूर्ण गतिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा इज इक्वल टू गतिज ऊर्जा। ठीक है। इसके अलावा मान लीजिए नाभिक में जो भी प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है प्रत्येक की त्रिज्या r0 है। एक प्रोटॉन या न्यूट्रॉन दोनों के मास समान होते हैं लगभग, तो उनकी त्रिज्या मान ली अपने r0 और नाभिक का द्रव्यमान है a, यानी द्रव्यमान का मतलब द्रव्यमान संख्या, यानी नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या a है। एक प्रोटॉन या न्यूट्रॉन की त्रिज्या r0 है, तो एक प्रोटॉन या न्यूट्रॉन का आयतन कितना हो जाएगा 4/3πr0³। ये तो एक प्रोटॉन या न्यूट्रॉन का, एक न्यूक्लियन का आयतन हुआ। नाभिक में उपस्थित आयतन न्यूक्लियनों की संख्या कितनी है a, तो इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो यह आ जाएगा पूरे नाभिक का आवेश। तो ये पूरे नाभिक का आयतन, तो पूरे नाभिक का आयतन हो गया 4/3πr0³ × a। ठीक है। मान लिया हमने नाभिक की त्रिज्या r है, r0 किसकी त्रिज्या है प्रोटॉन या न्यूट्रॉन की और r त्रिज्या है नाभिक की। तो मान लीजिए नाभिक की त्रिज्या r है, तो नाभिक का वॉल्यूम कितना हो जाएगा, द्रव्यमान संख्या a वाले नाभिक की त्रिज्या अगर r हो तो उसका वॉल्यूम हो जाएगा 4/3πr³। ये भी नाभिक का वॉल्यूम है और ये भी नाभिक का वॉल्यूम है, आयतन है 4/3πr0³ × a, क्योंकि r0 क्या है प्रोटॉन या न्यूट्रॉन का त्रिज्या है। तो एक प्रोटॉन या न्यूट्रॉन का आयतन गुणा नाभिक में उपस्थित कुल न्यूक्लियनों की संख्या, तो ये पूरा नाभिक का आयतन हो गया। ये भी नाभिक का आयतन है ये, तो दोनों को बराबर रख सकते हैं। 4/3πr³ = 4/3πr0³
4/3 पाई से 4/3 पाई कैंसिल हो गया। इसका पूरी आर क्यूब इज इक्वल टू हो जाएगा r0 क्यूब इंटू ए, इसका क्यूब रूट ले लो तो r इज इक्वल टू r0 a⁻⁴ यहाँ पर कैपिटल R0 लिख दिया, पिछले पेज पर मैंने स्मॉल r0 लिया था, तो दोनों एक ही चीज़ें हैं, कंफ्यूज ना हो। यहाँ पर जो R0 इसकी एक स्थिरांक है, इसका मान 1.2 से 1.3 या 1.5 तक वेरी करता है, 1.5 × 10⁻⁻15 मीटर। ठीक है, तो इस तरह से किसी भी नाभिक की त्रिज्या का हम लगभग अनुमान लगा सकते हैं। ठीक है।